हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र। ये एक मैंने छोटा सा प्रयास किया है सामाजिक विज्ञान के विषय को आसान बनाने के लिए। इसमें आपको सभी क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे, सिर्फ हरियाणा बोर्ड में 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। पहले आपको सारे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी और उसके बाद आपको इसके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिर्फ वो करवाए जाएंगे। तो होपफुली ये आपके लिए फायदेमंद होगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ का ये दूसरा अध्याय आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र इसको शुरू करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में इस अध्याय को मोटे मोटे 5 हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है। इन 5 हेडिंग्स को आपको सीक्वेंस में समझने की आवश्यकता है। तो क्षेत्र का मतलब क्या है? क्षेत्र का मतलब होता है कि हम जब आर्थिक क्रियाओं को एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को जब हम समूहों में बांट दें तो उनको हम क्या कहते हैं? क्षेत्र। और आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? जो उत्पादन से संबंधित या जो सीमित साधनों के प्रयोग से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी क्या है? आर्थिक क्रियाएं। जो हम उत्पादन करते हैं, जो हम रोजगार प्राप्त करते हैं, अपना कार्य करते हैं, मांग करते हैं, ठीक है, अपनी आय का प्रयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो ये सारी किसमें आती हैं? आर्थिक क्रियाओं में। तो जब हम आर्थिक क्रियाओं को किन्हीं मापदंडों के आधार पर क्या करते हैं? उनको समूहों में बांट देते हैं, तो वो क्या होता है? क्षेत्र। तो पहले हमारे 3 हेडिंग्स जो हैं वो है आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र, यानी कि हम उनको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में बांट देते हैं कि उनका कार्य की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, 3 क्षेत्रों में बांट दी। फिर इन तीनों क्षेत्रों की तुलना, जो हमारा दूसरा हेडिंग है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में किस प्रकार उत्पादन और रोजगार और जो इनके ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। मान लो शुरू में प्राथमिक क्षेत्र का ज्यादा योगदान था, फिर उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, तो ये दूसरा हेडिंग। तीसरा हमारा है कि भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की क्या स्थिति है। इसके बाद हमारा जो चौथा हेडिंग है वो है संगठित और असंगठित क्षेत्र। तो अब यहां से एक तरीके से हम देखें तो दूसरा मान सकते हैं हम, क्योंकि ये 3 हेडिंग तो आपके इससे रिलेटेड है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से, जो कि कार्य की प्रकृति कि उसकी नेचर कैसी है उसके ऊपर बांटे गए हैं। तो संगठित और असंगठित क्षेत्र के उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को जब हम के कहां पर नियमों की पालना होती है, कहां पर नियमों की पालना नहीं होती, उसके आधार पर जब हम बांटते हैं तो वो बढ़ जाती है पूरी आर्थिक क्रियाएं संगठित और असंगठित क्षेत्र। तो यहाँ पे 3 में बांटी थी हमने, यहाँ पे 2 में बांटी। फिर हमारा 5वां टॉपिक अलग है जो उसी से रिलेटेड है। तीसरा हेडिंग में हम इसको मान सकते हैं क्षेत्र से, कि जब हम जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनका स्वामी कौन है, उनका मालिक कौन है, उसके आधार पर जब हम बांटते हैं तो ये 2 में बांटे जाते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। तो टोटल हम 5 हेडिंग्स हैं, लेकिन इनको हम 3 में मान सकते हैं कि जब हम कार्य की प्रकृति के आधार पर बांटे तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, जब हम नियमों की पालना के आधार पर बांटे तो संगठित और असंगठित, और जब हम स्वामित्व के आधार पर बांटे तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। तो अब इससे रिलेटेड आपको अलग अलग लेक्चर्स में ये सारे हेडिंग्स और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे। इस अध्याय के पार्ट 3 में आपको इस अध्याय के सभी अति लघुत्तरीय या 1 अंकीय प्रश्न करवाए जाएंगे। ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहले किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न हमारा है, तृतीयक क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं आती हैं? तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सेवा क्षेत्र होता है, तो इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, किसका होता है? सेवाओं का। और सेवाएं क्या होती हैं? बैंकिंग, बीमा, संचार, परिवहन, अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं आदि, यानी कि जिनका कोई रंग, रूप, आकार नहीं होता।
जो एक डॉक्टर आपको सलाह देता है उसका कोई रंग रूपाकार नहीं है, एक टीचर जो आपको पढ़ाता है वो उसका कोई रंग रूपाकार नहीं है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस टाइम, क्या उसका कोई शेप है? सिर्फ आप उसको सुन रहे हो, समझ रहे हो। दूसरा प्रश्न, निजी क्षेत्र की गतिविधियों का उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है? निजी लाभ कमाना। कोई भी जो उद्योगपति है वो अपना काम इसलिए शुरू नहीं करता कि उसको समाज सेवा करनी है, बल्कि किस लिए करता है? उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है। तीसरा, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादक किसे कहते हैं? तो ये वे उत्पादक होते हैं जो प्राकृतिक चीज़ों के उत्पादन करने में लगे हुए हैं। जैसे कृषि, तो प्राकृतिक है, वो सीधा प्रकृति से हमें मिल रहा है। खनन, जो खनिज हमें मिले हैं उनको हम पृथ्वी से निकाल रहे हैं। पशुपालन, तो ये पशुपालन भी क्या है? प्रकृति की देन है। तो हम उससे मान लो पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, तो सारा किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। चौथा प्रश्न, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां परस्पर क्या हैं? निर्भर। क्या है? परस्पर निर्भर है। कैसे? मान लो प्राकृतिक क्षेत्र है, एक किसान फसल करता है, अब फसल को वो अपने पास तो रखेगा नहीं, उसको मंडी तक पहुंचानी है। तो मंडी तक पहुंचाने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? परिवहन की। तो परिवहन क्या है? सेवा। किसान को कोई ट्रैक्टर लेना है, कोई मशीनरी लेनी है, बैंक के पास वो जाएगा कि भाई मुझे लोन दे दो, या वो फाइनेंस करवाएगा, तो क्या है? सेवा क्षेत्र, बैंकिंग सेवा क्षेत्र में आती है। ऐसे ही वो अपनी फसल का बीमा करवाता है, तो बीमा क्षेत्र, तो वहाँ पर बीमा। तो हर जगह पे उसको किसकी जरूरत पड़ रही है? तृतीय क्षेत्र की। ऐसे ही जो मशीनें उसको चाहिए, वो मशीनें कहाँ से मिलेंगी? द्वितीय क्षेत्र से। मान लो रूटावेटर लेके आया, ट्रैक्टर लेके आया, तो वो ट्रैक्टर कहाँ बनता है? द्वितीय क्षेत्र में, उद्योग में बनता है। तो वहाँ से वो नई तकनीक या नई मशीनरी लेके आ रहा है। ऐसे ही द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को मान लो एक फैक्ट्री लगाई गई चीनी बनाने की, तो वहाँ उसको चीनी बनाने के लिए क्या चाहिए? प्राथमिक क्षेत्र से गन्ना। कपड़े बनाने की फैक्ट्री लगाई गई, तो कपड़े वाले को क्या चाहिए? कपास। कहाँ से मिलेगा? प्राथमिक क्षेत्र से। ऐसे ही उसको अपना जो उत्पादन है वो मंडियों तक पहुँचाना है, उपभोक्ता तक पहुँचाना है, तो क्या काम आएगा? तृतीय क्षेत्र, परिवहन। नई फैक्ट्री लगानी है या नई मशीनरी लानी है, बैंक के पास जाएगा वित्त के लिए, अपनी फैक्ट्री का बीमा करवाएगा। ठीक है, तो ये सारा किस में है? सेवा क्षेत्र में। ऐसे ही सेवा क्षेत्र इनको सेवाएं देता है, और सेवाएं देगा तभी तो उसको काम मिलेगा। ठीक है ना, प्राथमिक क्षेत्र के पास जाएगा, भाई बीमा करवा लो, वित्त ले लो, किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा जैसे किसानों को वित्त दिया जाता है। तो इसका मतलब ये सभी क्षेत्र आपस में एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। ये तो हमने अलग अलग इसलिए किए हैं ताकि हम इनकी जो कार्य प्रणाली है उसको समझ सकें और ये देख सकें कि किसी क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। पांचवा, सेवा क्षेत्र का नाम क्या है? तृतीयक, ये किया जा चुका है। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें कोई व्यक्ति प्रचलित, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है इसमें, प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने को तैयार है लेकिन उसको काम ना मिले। यानी कि एक मजदूर जो दिहाड़ी है उस पर काम करने को तैयार है लेकिन उसको उस दिहाड़ी पर भी काम नहीं मिलता, तो हम ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? बेरोजगार। लेकिन एक व्यक्ति है जो कहता है कि भी नहीं, मैं ये छोटा काम नहीं करूँगा, तो हम उसको बेरोजगार नहीं गिनेंगे। ठीक है, क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि वो ऐच्छिक बेरोजगार है, अपनी मर्जी से बेरोजगार बैठा है। अगर वो काम करना चाहता तो उसको काम मिल जाता। सातवां, सार्वजनिक क्षेत्र के दो उदाहरण, रेलवे, डाकघर। तो रेलवे सिर्फ सरकार के अंतर्गत ही चलाई जा रही है और डाकखाने भी किसके अंतर्गत आते हैं? सरकार के। आठवां, जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? तो किसी अर्थव्यवस्था में किसी वर्ष में सभी क्षेत्रों द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? जीडीपी या इसको सकल घरेलू उत्पाद। तो ये एक नंबर में ऐसे भी आ सकता है कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी
रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ? 2005 में। इसमें 100 दिन की, एक साल में 100 दिन के रोजगार का जो अधिकार है या जो गारंटी है वो दी जाती है। 10वां, अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं का अर्थ बताइए। तो उपभोग के लिए जो वस्तुएं तैयार हैं उनको क्या कहेंगे? अंतिम वस्तुएं। जैसे मान लो ब्रेड है, अब ब्रेड एक उपभोक्ता ले आता है अपने घर पे, उसको ब्रेड को वो खा लेता है, प्रयोग कर लेता है उसका, तो वो ब्रेड क्या है? अंतिम वस्तु जो उपभोग के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन एक लकड़ी है, अब वो लकड़ी सीधी तो ऐसे प्रयोग में नहीं आएगी जब तक कि उससे क्या बनाया जाए? फर्नीचर। तो उससे मान लो एक बनाई गई टेबल, तो अब वो जो टेबल है वो उपभोग के लिए तैयार है, वो लकड़ी क्या थी? मध्यवर्ती वस्तु थी। ऐसे ही मान लो कपास है, कपास से कपड़ा बनाया जाता है, तो कपड़ा क्या है? अंतिम वस्तु, और कपास क्या है? मध्यवर्ती वस्तु। तो मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग होती है, जो अभी उपभोग के लिए तैयार नहीं है। 11वां, पिछले 40 वर्षों में भारत में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक बड़ा है? तो किसका बड़ा है? तृतीय क्षेत्र का, ठीक है ना। भारत की जीडीपी में आज ये 55% का हिस्सा रखता है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में 55% का हिस्सा कहाँ से आता है? तृतीय क्षेत्र से। 12वां प्रश्न, उद्योगों का उनके स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो उद्योग स्वामित्व यानी कि उनका मालिक कौन है? निजी। जब उन उद्योग का मालिक कौन होता है? निजी व्यक्ति। सार्वजनिक, जब उद्योग का मालिक कौन होता है? सरकार। संयुक्त, जब उद्योग का मालिक निजी और सरकारी दोनों होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त। और सहकारी, जब उद्योग के बहुत सारे मालिक होते हैं, यानी कि छोटे छोटे हिस्से होते हैं, लोगों के द्वारा वो बनाया जाता है, चलाया जाता है, उसको हम कहते हैं सहकारी, यानी सह मिलकर काम करना, सहकारी। 13वां, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? तो किस आधार पर विभाजित हैं? स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, कि उनका मालिक कौन है? निजी है या सार्वजनिक, यानी कि सरकार। चौथा, भारत में किस क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? कृषि में। और छिपी बेरोजगारी क्या होती है? कि आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का काम पर लगे होना। तो कृषि में क्या होता है? एक परिवार के पास मान लो 2 एकड़ ज़मीन है, 5 व्यक्ति उस पर काम कर रहे हैं, अगर उनमें से 3 को 4 को भी हटा दिया जाए तब भी 2 एकड़ के से जो उत्पादन लिया जाएगा उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि वो कम नहीं होगा। तो यानी कि 3-4 बंदे तो वैसे ही फालतू लगे हुए हैं, वो कोई और काम कर सकते हैं। तो कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, सबसे अच्छा उदाहरण है छिपी बेरोजगारी का। 15वां, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद कौन से क्षेत्र में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते? तो किस में नहीं करते? सेवा क्षेत्र में या तृतीयक क्षेत्र में। उसके बाद 17वां, सार्वजनिक क्षेत्र में किसका नियंत्रण संपत्ति पर होता है? किसका होता है? सरकार का। सरकार ही उसका क्या होता है? स्वामी होता है। 18वां, असंगत की पहचान कीजिए। ये इस साल 2020 में प्रश्न आया हुआ था आपके। तो असंगत का मतलब है जो औरों से मेल नहीं खाता। शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता, वकील। तो सब्जी विक्रेता असंगत है, क्यों? क्योंकि इसका संबंध प्राथमिक क्षेत्र की सेवाओं से है। बाकी जो हैं शिक्षक, डॉक्टर तथा वकील, इनका किससे संबंधित है? तृतीय क्षेत्र की सेवाओं से। तो ये आपके कंप्लीट क्वेश्चंस हो जाते हैं। इससे संबंधित जो PDF है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जैसे आपको दिया गया है या इस PDF में करवाया गया है वैसे ही आप अपनी कॉपी में लिखकर उसको याद कर लें। धन्यवाद।